हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो गाइस, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड अ प्रैक्टिस सेट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स लाइक यूपीएलटी ग्रेड और यूपीजीआईसी और यूपीटीजीटी पीजीटी। सो हमने अब तक एक पार्ट उसका किया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सदर्न ब्लोट टेक्निक। सदर्न ब्लोट टेक्निक में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सदर्न ब्लोट टेक्निक, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट में दूसरा भी आया था इससे पहले भी। सदर्न, वेस्टर्न और नदर्न हमने उसके बारे में जाना था। सो सदर्न ब्लोट टेक्निक किसके से रिलेटेड होती है? डीएनए से रिलेटेड होती है। ये ऐसी टेक्निक होती है बेटा जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, एक सैंपल है हमारे पास और उसमें से हमें किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करना है, किसी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को देखना है। तो उसके लिए पूरे सैंपल में से हमें किसी एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को अलग करना है, डिटेक्ट करना है, पहचानना है। तो उसके लिए ये टेक्निक यूज होती है और इस प्रोसेस को एडविन सदर्न ने डेवलप किया था, इसलिए इसको सदर्न ब्लोट टेक्निक बोलते हैं। और कुछ ऐसे एप्लीकेशंस में लाइक जेनेटिक डायग्नोसिस में, फोरेंसिक एनालिसिस में, फोरेंसिक लैब्स में, या किसी म्यूटेशन को स्टडी करने के लिए ये प्रोसेस यूज की जाती है। अब क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हुआ इसके बारे में कि क्या है सदर्न ब्लोट टेक्निक। अब इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं बेटा, अगर आपने पढ़ी है तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए ऑन द जेल फॉर हाइब्रिडाइजेशन विद स्पेसिफिक प्रोब। सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ न्यूक्लिएटेड सेल सच एज द वन फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा और आंसर क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ न्यूक्लिएटेड सेल सच एज द वन फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम। जब तक मैं ऑप्शन रीड करती हूँ तब तक आप लोगों के माइंड में आंसर आ जाना चाहिए। दैट इज योर प्रिपरेशन, दैट शुड बी योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि जब तक मैं ऑप्शन रीड करूँ तब तक आपको आपके दिमाग में आंसर आ जाए कि इसका आंसर ये होगा। तो अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा आई थिंक आंसर कि ये हो जाएगा हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। बिकॉज क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी डीएनए सीक्वेंस की स्टडी करनी है, कोई भी टेक्निक करनी है, तो सबसे पहले तो हमें डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा ना। फर्स्ट स्टेप तो वही होगा। किसी न्यूक्लिएटेड सेल से सपोज हमें कोई सीन ऑफ क्राइम से कोई डीएनए मिला है और उसकी स्टडी करनी है, तो वहां से सबसे पहले तो उस सेल से हमें क्या करना होगा? डीएनए को आइसोलेट करना होगा। फिर डीएनए आइसोलेट करने के बाद फिर अगला स्टेप क्या करते हैं बेटा? उसका डाइजेशन करते हैं बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हम पढ़ते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो होते हैं वो क्या करते हैं? डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं ये एंजाइम्स। जैसे इकोआर फर्स्ट है, हिंद थर्ड है, ऐसे। तो उनसे हमने डीएनए को क्या कर लिया? डाइजेस्ट कर लिया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ लिया। बिकॉज हमें पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए, पूरा डीएनए थोड़ी ना किसी का हमें चाहिए, हमें तो पर्टिकुलर सीक्वेंस का को टेस्ट करना है, डिटेक्ट करना है। तो पहले हमने उसको फ्रेगमेंट में तोड़ लिया। फिर क्या करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये वाला स्टेप। एक जेल पर डीएनए का डीनेचुरेशन किया जाता है, जेल डाला जाता है, एगारोज जेल। और डीनेचुरेशन किस लिए करना होता है? डीनेचुरेशन उसके दोनों जो हमारे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है उन दोनों को सेपरेट करना है हमें। सेपरेट क्यों करना है? क्योंकि उनका हाइब्रिडाइजेशन कराना है स्पेसिफिक प्रोब के साथ। प्रोब क्या होता है? ऐसा डीएनए का सीक्वेंस, ऐसा टुकड़ा डीएनए का जिसकी हमें जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है जिसका हमें पता हो, नॉन सीक्वेंस हो जिसका। बिकॉज हम जिस डीएनए के सीक्वेंस के बारे में पता लगाना चाह रहे हैं उसी का आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड टुकड़ा लेंगे हम, उसी सीक्वेंस का, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का। भाई जिस डीएनए को हमें डिटेक्ट करना है, डीएनए के सीक्वेंस को, उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस लिया जाता है। सपोज हमें एटीजीसी वाले को करना है तो TACG वाले आर्टिफिशियली सिंथेसाइज छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट हम डाल देंगे। और जैसे हमें म्यूटेशन ही टेस्ट करना है कि किसी डीएनए में म्यूटेशन हो रखा है या नहीं हो रखा है, तो अगर हम जब प्रोब डालेंगे तो अगर म्यूटेशन नहीं हुआ होगा तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ हमने अलग कर दिया ना, डीनेचुरेशन कर दिया अगले स्टेप में। तो अब हम क्या करेंगे? उन अलग हुए उन डीनेचर्ड डीएनए के साथ हमारे वे प्रोब क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री है ना एक दूसरे के। और अगर म्यूटेशन हो गया होगा, एक भी बेस चेंज हो गया होगा म्यूटेशन होके, तो अब वो उसके साथ अटैच नहीं होंगे। इससे पता चलता है कि इस डीएनए जो प्रोब के साथ अटैच नहीं होगा, यानी कि इस वाले सीक्वेंस में क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। तो इस टेक्निक का यूज ऐसे किया जाता है। और फिर उसको हाइब्रिडाइजेशन करा दिया प्रोब के साथ, फिर उनको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं। और फिर ट्रांसफर करने के बाद
यूवी रेज या दूसरी रेज डालकर उनको ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। तो ये स्टेप होंगे तो, लेकिन सेकंड थर्ड स्टेप होंगे, और ये वाला स्टेप कहीं इससे मिलता जुलता है ही नहीं, ये एक अलग प्रोसेस होती है। जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनाना, क्लोन बनाना, क्लोनिंग, वो अलग प्रोसेस होगी, वो इसमें नहीं आएगा। बाकी ये स्टेप्स हैं, बट सेकंड और थर्ड है, फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इज ट्राइसोमिक फॉर 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज। एक पर्सन जो ट्राइसोमिक है 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम के लिए, तो उसको कौन सा डिसऑर्डर होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर नन ऑफ द अबव? आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम हम 12th NCERT में ही पढ़ते हैं, तीनों पढ़ते हैं, बल्कि क्लाइनफेल्टर, टर्नर और डाउन तीनों सिंड्रोम हमारे 12th NCERT में हैं सिलेबस में। सो डाउन सिंड्रोम ये आंसर हो जाएगा। क्या होता है उसमें? 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है हमारा ऑटोसोमी है, उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी आप समझते हैं ना, मोनोसोमी और ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में किसी भी क्रोमोसोम की 3 नंबर हो जाता है, किसी सेट में क्रोमोसोम के 2 के प्लेस पर कितने हो जाते हैं? 3 क्रोमोसोम। और मोनोसोमी में क्या होता है? 1 कम हो जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम की हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इसमें फीमेल में क्या होता है? 1 एक्स क्रोमोसोम कम होता है, XO से या X0 से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और क्लाइनफेल्टर में 1 एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, XXY। ये ऐसे मेल होते हैं, बेसिकली ये मेल होते हैं, बट इनके पास 1 एक्स की कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है, XXY। होता क्या है इस डिसीज में? डेवलपमेंटल डिले देखने को मिलता है ऐसे बच्चों में, और कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिससे उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी माइल्ड से मॉडरेट तक डिसेबिलिटी आ जाती है, इंटेलेक्चुअल। और डिस्टिंक्ट फेशियल अपीरियंस, उनका फेस भी कुछ अलग तरह से दिखता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम के। सिंगल क्रीज इन द पाम ऑफ हैंड, हैंड में, पाम में सिंगल क्रीज देखने को मिलती है। छोटे छोटे कान होते हैं, मुंह छोटा होता है, और जो आंखें हैं वो अपवर्ड स्लैंटिंग, आगे की तरफ स्लैंटिंग हुई मिलती है। मसल टोन जो है वो कम होती है, बर्थ के टाइम पर ही मसल्स का डेवलपमेंट कम होता है। So correct answer here will be Down syndrome. Now the next question is a hereditary disease which is never passed on from father to son. This is also a very basic question and very common sense. हम बहुत common sense का question कह सकते हैं इसको। कोई भी इसका आंसर कर देगा कि भाई जो डिसीज, ऐसी हेरिडिटरी डिसीज जो फादर से सन में नहीं जाएगी, बताओ कौन सी नहीं जाएगी? ऑटोसोमल लिंक्ड डिसीज, एक्स क्रोमोसोमल लिंक्ड डिसीज, वाई क्रोमोसोमल, या फिर नन ऑफ द अबव? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बहुत आसान, एक्स क्रोमोसोमल लिंक्ड डिसीज। बिकॉज जो जीन्स, जो जिस डिसीज की जीन्स एक्स के ऊपर होंगी, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, क्योंकि फादर से एक्स केवल किस में जाएगा? डॉटर में जाएगा। फादर के पास XY है ना, तो स्पर्म 2 तरह के बनेंगे, एक्स कंटेनिंग और वाई कंटेनिंग। वाई कंटेनिंग तो अगर किसी ऑफ स्प्रिंग में चला गया तो वो तो सीधी सी बात है सन हो जाएगा, और अगर एक्स कंटेनिंग जाएगा फीमेल से तो ऑलवेज एक्स आना ही है, तो एक्स क्या हो जाएगी? वो फीमेल चाइल्ड हो जाएगी। तो एक्स हमेशा किस में जाएगा? फीमेल चाइल्ड में जाएगा। यानी एक्स से रिलेटेड जो डिसीज होंगी वो भी ऑलवेज फीमेल चाइल्ड में जाएंगी, सन में नहीं जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ इन मोस्ट वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स इज। मोस्ट वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स में ग्रोथ कैसी होती है? वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स मीन्स हम बात कर रहे हैं बर्ड्स की और मैमेलिया की, है ना। तो बर्ड्स और मैमेलिया में डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, अनकंट्रोल या नन ऑफ दीज किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेट ग्रोथ। वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स में ग्रोथ डिटर्मिनेट टाइप की होती है। डिटर्मिनेट का क्या मीनिंग है बेटा? समझते हैं। ऐसी ग्रोथ जिसमें जुवेनाइल स्टेज में तो ऑर्गेनिज्म जो है वो रैपिडली ग्रो करता है और एक स्पेसिफिक अडल्ट साइज में पहुंच जाता है, फिर ग्रोथ होती है, रुक जाती है। एक स्पेसिफिक फिक्स होता है कि भाई ये वाला अडल्ट साइज इसको अचीव कर लेना है, वो अचीव करने के बाद, वहां तक पहुंचने के बाद फिर ग्रोथ रुक जाती है। यानी उनका जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है कि भाई इस स्टेज तक, इस एज तक ये ग्रोथ होनी है, और एक डिफाइंड एंड पॉइंट होता है। बट अगर हम इनकी बात करें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ की, तो इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, पर्टिकुलर लिमिट नहीं होती कि यहाँ तक ही ग्रोथ होनी है। अनकंट्रोल्ड में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड तो किसी में भी नहीं होती। इनडिटर्मिनेट में लॉन्ग लाइफ चलेगी ग्रोथ, बट वो भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स से कंट्रोल्ड रहेगी। अनकंट्रोल्ड तो क्या होगी? जिसपे किसी कोई फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का कंट्रोल ही नहीं है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द सुपर बग्स। सुपर बग्स को किसने डिस्कवर किया?
सुपर बग्स हमारी होती क्या है, सबसे पहले यही समझते हैं। सुपर बग्स होते हैं बेटा ऐसे बैक्टीरिया जो ऑयल वगैरह को क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। जैसे हमारी वाटर बॉडीज जो है, रिवर वगैरह, उनमें ऑयल वाला वेस्ट अगर कुछ आता है, फैटी ऑयल वाला, तो उसको हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं उनको डिग्रेड करने के लिए इन बैक्टीरिया का यूज किया जा सकता है। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया होते हैं। इनमें क्या होता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैं जो बनाए थे किसने, H.G. खुराना, दिलीप साहा, आनंद मोहन चक्रवर्ती या फिर रॉबर्ट हुक। आंसर हो जाएगा करेक्ट बेटा आनंद मोहन चक्रवर्ती। जिनको आनंद मोहन चक्रवर्ती ने क्या किया था, इन्होंने ये सुपर बग का फॉर्मेशन डिस्कवरी की थी। कैसे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया थे ये, कैसे बनाए गए थे, इनमें अलग अलग स्ट्रेन के प्लाज्मिड ले लिए गए, अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन के प्लाज्मिड ले लिए गए और उनको एक स्यूडोमोनास पुटिडा नाम के बैक्टीरिया में क्या लिया हमने, अलग अलग स्ट्रेन की प्लाज्मिड लेके उनको इंट्रोड्यूस करा दिया। तो वो जो बैक्टीरिया बना, वो जो वैरायटी बनी जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, वो ऑक्टेन, हेक्सेन, डेकेन, जाइलिन, टोलुइन, ये सारे सब्सटेंसेस को क्या कर सकता है, डिग्रेड करने की उसमें एबिलिटी देखने को मिली। बाकी साइंटिस्ट की बात करें तो H.G. खुराना, इन्हें जेनेटिक कोड के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। रॉबर्ट हुक, इनका सेल की डिस्कवरी से कनेक्शन है, बट जो हमारा ये आनंद मोहन चक्रवर्ती हैं ये थे रिलेटेड हमारे सुपर बग से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स मीन्स द इंट्रोडक्शन इनटू अवर बॉडी ऑफ। ये फिर से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन जिसने पढ़ा है कोई भी इजीली आंसर कर देगा। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन कराते हैं हम, तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने बॉडी में क्या इंट्रोड्यूस करा लिया, ल्यूकोसाइड्स किसी दूसरे एनिमल से ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, या एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस कराई दूसरे एनिमल्स में, या फिर एंटीबॉडीज केवल, या फिर एक्चुअल वीकेंड जर्म्स और एटीन्यूएटेड स्मॉल पॉक्स वायरस। एक्चुअल वीकेंड जर्म्स और एटीन्यूएटेड स्मॉल पॉक्स वायरस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, वैक्सीनेशन होता ही क्या है बेटा, बहुत बेसिक सी चीज है, आप लोगों को आई होप सब लोगों को पता होगा। क्या होता है इसमें, हम उसी जर्म्स जो डिसीज करने वाला एजेंट है उसी को वीक करके या फिर उसकी इन्फेक्शन करने वाली प्रॉपर्टीज को खत्म करके, इन्फेक्शन करने वाले कैरेक्टर को खत्म करके, तब अगर हम उसका इंट्रोडक्शन कराएं बॉडी में, तो वो क्या करता है, माइल्ड इम्यून रेस्पॉन्स तो कराएगा बट डिसीज कोज नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारी बॉडी में जो मेमोरी सेल्स हैं, टी मेमोरी सेल्स जो है, लिम्फोसाइट्स के जो टाइप है मेमोरी सेल्स, वो उसको फिर अब आइडेंटिफाई कर लेगी, अच्छे से देख लेगी, पहचान लेगी। अब अगर एक्चुअल में वही वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो अब वो सेकंड इन्फेक्शन होगा, सेकंड अटैक होगा, ये समझो। फर्स्ट तो वो हो गया जो हमने वैक्सीन के फॉर्म में दिया, अब हमारी इम्यून सेल्स उसको पहचानती है तो वो बहुत क्या स्ट्रोंगली फाइट करेंगी उसके अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट स्ट्रोंगली फाइट करेंगी तो वो बीमारी हमें, वो डिसीज कोज नहीं कर पाएगा। तो ये क्या कर पाते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स ट्रिगर कर पाते हैं एक्चुअल स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट, बिना सीवियर डिसीज किए। डिसीज तो नहीं करते हैं बट स्मॉल पॉक्स वायरस अब अगर दोबारा आएगा तो उसके अगेंस्ट फिर क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट उसको फाइट करेंगे और बीमारी नहीं होने देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोकेन इंटरफेयर्स विद विच न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टेशन। कोकेन जो होती है एक ड्रग, वो किस न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्टेशन को इंटरफेयर करती है। ट्रांसपोर्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं बेटा, ये देखो एक कोई न्यूरॉन है, ये इसके नर्व एंडिंग है, और यहाँ पर ये क्या होते हैं, नर्व एंडिंग्स जो हैं, यहाँ पर अगली फिर न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन ये यहाँ से स्टार्ट है। तो प्री सिनेप्स और पोस्ट सिनेप्स, और ये वाला पोर्शन जो होता है इसको सिनेप्स बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, सिनेप्स। तो प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है, यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ है, इनमें नर्व एंडिंग्स में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो जो सिग्नल इस नर्व से आया है, इसमें स्टिमुलेशन की वजह से जो सिग्नल आया है, नर्व सिग्नल, वो इस वाली न्यूरॉन में जाने का जो रास्ता होगा वो सिनेप्स के थ्रू होगा, और इन यहाँ से वो केमिकल के थ्रू जाएगा। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल भरे हुए हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, एसिटिलकोलिन, डोपामीन ये हो सकते हैं। बट इन्होंने पूछा है अब वो इस यहाँ से प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाता है और इस सिग्नल को यहाँ से इस वाली न्यूरॉन में लेके जाता है। बट कोकेन या कोई भी ड्रग क्या करती है, इन न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने का क्या मीनिंग है, पहले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वही देख लेते हैं। यहाँ आंसर हो जाएगा डोपामीन। स्पेसिफिकली ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करता है, इंटरफेयर करता है, डोपामीन के।
क्या हो जाता है इसमें कि भाई डोपामीन यहाँ से यहाँ इस वाले न्यूरॉन में चला गया, तो फिर क्या होता है, रीअपटेक हो जाता है उसका। जैसे ही सिग्नल हमने इसमें भेज दिया, इसमें स्टिमुलस पैदा हो गया, तो ये वापस आ जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बट इस केस में क्या होगा, जब कोकेन आएगी वो इसका रीअपटेक को ब्लॉक करेगी, वो इसको वापस नहीं आने देगी। तो दोबारा स्टिमुलस आएगा, इसमें लगातार स्टिमुलस आएगा इस वाले न्यूरॉन में, जिससे यूफोरिया का इफेक्ट होगा। जो हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं ना कि हमें मतलब खुशी वाली फीलिंग होगी, अंदर से ऐसा अच्छा अच्छा लगेगा, हेलुसिनेशन वाला इफेक्ट, यूफोरिया वाला इफेक्ट, तो ये इसकी वजह से होता है। बिकॉज ये क्या करता है, रीअपटेक को इन न्यूरोट्रांसमीटर के, डोपामीन के क्या कर देता है, इंटरफेयर करता है, इसका रीअपटेक नहीं होने देता, ट्रांसपोर्टर्स को पोस्ट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में नहीं आने देता वापस, जिससे इनका लेवल सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ जाता है और यूफोरिक और स्टिमुलेंट बार बार इसमें स्टिमुलस आता रहेगा इस वाली न्यूरॉन में, जिसकी वजह से यूफोरिया इफेक्ट और हेलुसिनेशन वाले इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। सो यहाँ पर वैसे तो ये एपिनेफ्रिन और जो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनमें भी, इनके ट्रांसपोर्ट में भी इंटरफेयर करता है, बट मोस्ट नोटेबली किस में करता है, डोपामीन में करता है। Now the next question is, by the use of biotechnology in which bacteria production of B2 vitamins has been increased to about 20,000 times। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी के यूज से किस बैक्टीरिया में विटामिन B2 का प्रोडक्शन 20,000 गुना तक बढ़ाया गया है। ऑप्शन है एस्बिया गोसिपी, इकोलाई, शूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ एस्बिया गोसिपी, एस्बिया गोसिपी। पहली बात तो विटामिन B2 को हम केमिकल नेम क्या देते हैं, राइबोफ्लेविन। इनका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन है। और ये क्या करते हैं, सॉरी, विटामिन B2 जो है इनका प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी से हमने बढ़ाया, किसके अंदर है, एस्बिया गोसिपी में। किसके थ्रू, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू। इनसे हमने क्या किया है, मतलब इनमें जीन्स में ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया कि इनसे हम कई 20,000 गुना तक क्या प्रोड्यूस करवा सकते हैं, विटामिन B2। बाकी इकोलाई के और बहुत सारे यूज हैं, शूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस के भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत यूज किया जाता है, बट इनका रिलेशन विटामिन B2 से नहीं है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी का विटामिन B12 का प्रोडक्शन करने के लिए है, ना कि किसके लिए, B2 के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, एस्बिया गोसिपी। Now the next question is, which type of graft is used in plastic surgery। प्लास्टिक सर्जरी में किस तरह का ग्राफ्ट यूज होता है। देखो, प्लास्टिक सर्जरी में जनरली बर्न ट्रीटमेंट वगैरह में ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट या आइसोग्राफ्ट, ये ऑप्शन हमारे पास हैं। तो क्या यूज होगा इसमें से, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट क्या है बेटा, ऑटो नाम से समझ में आ रहा है, सेल्फ। इसमें क्या किया जाता है, उसी जो पेशेंट होते हैं उन्हीं की बॉडी के किसी पार्ट से, जैसे स्किन का हो रहा है, बर्न ट्रीटमेंट में स्किन का यूज हो रहा है, तो ग्राफ्ट जो लिया जाता है, ग्राफ्ट कहते हैं उस पार्ट को जिसको हमने प्लास्टिक सर्जरी में यूज किया है। सपोज स्किन की है यूज, तो ग्राफ्ट जो लिया जाता है वो किससे लिया जाता है, उसी पेशेंट की बॉडी के किसी और पार्ट से दूसरी पार्ट में यूज किया जाता है। एलोग्राफ्ट में क्या किया जाता है, एलो में जो है हम क्या करते हैं, जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल डोनर होता है, बट उसी स्पीसीज का होता है, उसी स्पीसीज का जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल डोनर। मीन्स हम जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट में या कैसे भी यूज करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल डोनर मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, वो कोई उसका क्लोज रिलेटिव नहीं है किसी का, और उसके लिए हमें इम्यूनोसप्रेसेंट देने पड़ते हैं पेशेंट को। आइसोग्राफ्ट में क्या करते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल डोनर, जैसे कि ट्विंस से ले लिया गया हो कोई ऑर्गन, तो उसमें क्या होता है, कोई एलर्जिक रिएक्शन या रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। और ऑटोग्राफ्ट में भी ऐसा ही होता है, रिजेक्शन के या एलर्जी के कोई चांसेस नहीं होते। जीनोग्राफ्ट में क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज का ही लिया जाता है। इसमें ग्राफ्ट जो लिया जाता है, सपोज हम किसी का ऑर्गन, किसी दूसरे एनिमल का ऑर्गन हम ह्यूमन बीइंग में क्या कर दे, ग्राफ्ट कर दे, तो ऐसा जनरली नहीं होता है। पायोनियर कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल एल्कोहल इज, क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्यूल एल्कोहल बनाने में सबसे अग्रणी देश कौन सा है, सबसे अग्रग उत्पादक देश कौन सा है, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ब्राजील और जापान। आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, ब्राजील। ब्राजील जो है उसने सबसे पहले फ्यूल प्रोडक्शन में एल्कोहल, पेट्रोलियम के प्लेस पर किसका यूज किया, एल्कोहल का यूज किया, और इन्होंने शुगर केन बेस्ड इथेनॉल यूज की। शुगर केन बेस्ड इथेनॉल मीन शुगर केन से क्या आइसोलेट की, इथेनॉल आइसोलेट की और उसका एज ए फ्यूल यूज किया, जो कि इकोनॉमिकली भी और एनवायरमेंटली भी दोनों तरह से फ्रेंडली है और
ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर इस तरह से हम इसका जो इस प्रोसेस का जो वेस्ट होता है ना, उससे फिर हम इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर वगैरह बना सकते हैं। तो ये इस तरह से इकोनॉमिकली भी और एनवायरमेंटली भी दोनों तरह से फ्रेंडली है। और एक फ़ायदा ये है कि हम पेट्रोलियम पर डिपेंडेंस इससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ब्राज़ील जो है वो लीड कर रहा है वर्ल्ड को इन बोथ द टेक्नोलॉजी एंड यूजेस ऑफ इथेनॉल। टेक्नोलॉजी में और यूज़ में इथेनॉल के ये लीडिंग कंट्री है वर्ल्ड में। Now the next question is Saheli, a new oral contraceptive for the females, was developed by the scientist at which institute? किस इंस्टीट्यूट में सहेली, ये भी 12th NCERT से ही है क्वेश्चन। सहेली एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो फीमेल्स के लिए होती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव समझते हो ना, जो पिल्स की फॉर्म में ली जाती हैं बाय माउथ, थ्रू माउथ, और कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स जो प्रेगनेंसी को रोकती हैं। तो साइंटिस्ट ने किस इंस्टीट्यूट में डेवलप की थी सहेली? CDRI, IISc, CSIR, ICMR। तो आंसर करेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये वर्ल्ड की पहली नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इससे पहले जो पिल्स बनती थी वो कैसी होती थी? स्टेरॉइडल, जिनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते थे स्टेरॉइडल के। और ये नॉन स्टेरॉइडल है, सो इनके साइड इफेक्ट कुछ कम है, जैसे नोजिया, वेट गेन, हेडेक, ये कुछ साइड इफेक्ट्स यहाँ कम देखने को मिलते हैं स्टेरॉइडल की कंपेरिजन में। और ये कुछ वीकली लेनी पड़ती हैं, केवल डेली नहीं लेनी पड़ती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज मेनली कंसर्न विद इम्यूनिटी इन मैन? मीन्स ह्यूमन बीइंग में कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड मेनली इम्यूनिटी से कंसर्न है, इम्यूनिटी से उसका कंसर्न है? पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थाइमस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सही है ये भी। थाइमस ग्लैंड जो होती है थाइमोसिन हार्मोन बनाती है ना, जो कि रेस्पॉन्सिबल है हमारी टी लिम्फोसाइट्स। कौन सी लिम्फोसाइट्स? लिम्फोसाइट्स दो तरह की होती है ना, बी और टी, दोनों हमारे इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो टी लिम्फोसाइट्स का जो मैच्योरेशन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये, और वो हमारे इम्यून रेस्पॉन्स के कराने के लिए, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं उसके लिए टी लिम्फोसाइट्स जिम्मेदार हैं, और टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ करेक्ट आंसर थाइमस ग्लैंड हो जाएगा। बाकी ग्लैंड्स की बात करें तो पैराथायराइड ग्लैंड हमारी कैल्शियम का लेवल मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है ब्लड में और बोन्स में। एड्रिनल ग्लैंड हमारी क्या होती है? इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ये स्ट्रेस रेस्पॉन्स में काम करती है। और कोर्टिसोल, एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन ये इसके मेन हार्मोन्स हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो अपने हार्मोन नहीं सीक्रेट करता है, वो सिर्फ स्टोर कर रहा है और उनको रिलीज करने का काम कर रहा है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो कहाँ से आए हैं? हाइपोथैलेमस से आए हैं। ये उसको सिर्फ क्या करता है? स्टोर और रिलीज। Now the next question is which of the following plants are used as green manure in crop fields and in sandy soils? क्रॉप फील्ड्स में और रेतीली मिट्टी में एज ए ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर समझते हो ना, हम क्या करते हैं किसी क्रॉप को हम उसी लैंड में या उसी फील्ड में वापस उसकी प्लोइंग कर देते हैं, वापस जुताई कर देते हैं, उसी में मिक्स कर देते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उस सॉइल की। तो किन किन प्लांट्स का एज ए ग्रीन मैन्योर यूज किया जाता है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? डाइकैंथियम एन्यूलेटम और एजोला पिन्नाटा, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, और दूसरा क्या है हमारा? अल्हेगी कैमिलोरम, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एंड फाइटिलेंथस निरूरी, और सेकेरम मुंजा एंड लेंटाना खमारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा बेटा हमारा क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जो कि सन हेम्प का प्लांट होता है, जूट का, एंड अल्हागी कैमिलोरम ये एक एरोमेटिक वीड है जो कि एक लेग्यूम में ही आती है, और ये क्या काम करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी रखती हैं ये। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी रखेंगे वो सीधी सी बात है फर्टिलिटी क्या होंगे? बढ़ाएंगे सॉइल की। बाकी सारे प्लांट्स की हम बात करें, सेकेरम मुंजा है, ये शुगर केन की वैरायटी होती है, और लेंटाना कमारा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये बहुत इन्वेजिव वीड है, एक बहुत तेजी से फैलने वाली वीड है, खरपतवार है। और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एक टॉक्सिक सैप प्रोड्यूस करता है, आँख का पौधा बोलते हैं जिसको हम, आँखें का प्लांट। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोचिनियल इंसेक्ट हैज बीन यूज्ड इन चेकिंग द वाइल्ड ग्रोथ ऑफ। कोचिनियल इंसेक्ट यूज होता है किसकी वाइल्ड ग्रोथ को क्या करने में? रोकने में। ओपनसिया, आइकोर्निया, एफिड्स या स्क्रू वर्म। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ओपनसिया, प्रिकली पियर कैक्टस हम जिसको बोलते हैं कॉमनली, उसकी वाइल्ड ग्रोथ को ये इंसेक्ट रोकता है, और हम कह सकते हैं एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यूज हो रहा है। बायोलॉजिकल कंट्रोल हम जानते हैं ना, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए। मीन्स ये ओपनसिया जो है बहुत तेजी से फैलता है, तो इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम
दूसरे ऑर्गेनिज्म का, कोचिनियल इंसेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो ये कोचिनियल इंसेक्ट जो है ये क्या करता है, इसके सैप को, इसकी जो बॉडी में सैप होता है उसको सक कर लेता है और उनकी ग्रोथ को कम कर देता है, रोक देता है। Now the next question is the condition in which there are more than 2 complete set of chromosome is called। वो कंडीशन जिसमें 2 से ज़्यादा कंप्लीट सेट होते हैं क्रोमोसोम के, जैसे उस कंडीशन को जब भाई अगर एक सेट है तो उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं हैप्लॉइड, 2 सेट है तो 2n से रिप्रेजेंट करते हैं डिप्लॉइड। हमारी सारी जो नॉर्मल सेल्स हैं उन सब में क्या है, जो हमारी ऑटोसोमल सेल्स हैं सारी, उनमें क्या है 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। और बाकी जो हमारी गैमेट्स हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसके पास क्या है, गैमेट्स में क्या होता है एन हैप्लॉइडी मिलती है देखने को। जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है तो वो 23 पेयर हैं, मीन्स उसमें 23 एक जैसे हैं, 23 में हर पेयर में 2 एक जैसे क्रोमोसोम हैं, तो ऐसे एक सेट बन गया उनका। तो 23 जोड़े हैं और 2 सेट है, हम ये कह सकते हैं। एक एक जैसे क्रोमोसोम्स के कितने सेट हैं, 2 सेट। अब अगर ये इससे ज़्यादा हो, 3n, 4n, 4n, 5n ऐसे करके 6n, और ऐसा प्लांट्स में देखने को मिलता है जनरली, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीटीन, मोनोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी जनरली प्लांट्स में होती है और 6n, 7n ऐसे करके ये कंडीशन होती है, एक ही जैसे क्रोमोसोम्स के 2 से ज़्यादा सेट होते हैं जब। पॉलीटीन क्रोमोसोम ये इंसेक्ट सेल में देखने को मिलता है जनरली, और इसमें क्रोमोसोम्स में कहीं पर डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे थिक और लार्ज क्रोमोसोम बन जाता है। मोनोप्लॉइडी यहाँ पर क्या होता है, एक कंप्लीट सेट होता है क्रोमोसोम का, और एन्यूप्लॉइडी में ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें कोई एक क्रोमोसोम मिस भी हो सकता है और कोई एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा भी आ सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ टोबैको इज ओरिजिनेटेड इन। टोबैको का यूज कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, चाइना, अमेरिका, रसिया और ईस्टर्न इंडिया। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका। रेड इंडियंस ने शुरुआत की थी, जो कि इंडिजिनस पीपल थे यहाँ के, किसकी, टोबैको का यूज करना स्टार्ट किया था एज ए स्पिरिचुअल यूज या रिलीजियस यूज करते थे वो किसी सेरेमनी वगैरह में, एंड आफ्टर दैट इसका वर्ल्ड वाइड यूज होने लगा। Now the next question is use of antihistamines and steroids give a quick relief from। एंटीहिस्टामिन्स और स्टेरॉइड का यूज किस चीज से क्विक रिलीफ देता है, एलर्जी, नोजिया, कफ या फिर हेडेक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलर्जी। एलर्जी क्या होती है, एक्सग्रेवेटेड रेस्पॉन्स ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स करता है, एक्स्ट्रा ही कर देता है, ज़्यादा इम्यून रेस्पॉन्स करता है किसी एलर्जन के लिए। एलर्जन क्या होता है, जैसे किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, किसी को किसी स्मेल से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट पार्टिकल्स से होती है। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा ही रेस्पॉन्स करता है किसी चीज़ के लिए, उसको हम एलर्जी बोलते हैं, और उसमें हमारी हिस्टामिन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, हिस्टामिन्स और IgE। कौन सी एंटीबॉडी बनती है एलर्जी में, IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E। तो उसके अगेंस्ट एंटी हिस्टामिन्स और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। हिस्टामिन्स के अगेंस्ट ये क्या दिए जाते हैं, एंटी हिस्टामिन। और स्टेरॉइड्स क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, और ओवर एक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स का इफेक्ट जो होता है उसको रिड्यूस करता है। नाउ द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इनमें से कौन सा स्पीसीज है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी जिसकी देखने को मिलती है, मैंगो, ग्राउंडनट, राइस या फिर मेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, राइस। ओवर 50,000 वेराइटीज़ यहाँ पर हम इंडिया में राइस की देखने को मिलती है। वैसे मैंगो की भी बहुत सारी हैं बट राइस से कम है। तो राइस की हमारे यहाँ 50,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज है, इसलिए सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इन ऑप्शंस में कौन शो करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, राइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच टू द वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच होता है वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क से। कौन से वाइल्ड लाइफ कहाँ पर ज़्यादा है, रन ऑफ कच्छ, वाइल्ड एस, गिर फॉरेस्ट टाइगर, मनस एलिफेंट, कॉर्बेट पार्क, एशियाटिक लायन। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा रन ऑफ कच्छ, जो फेमस है किसके लिए, वाइल्ड एस के लिए। ये एक वास्ट वेटलैंड है गुजरात में, रन ऑफ कच्छ, और यहाँ पर वाइल्ड एस ज़्यादा मिलते हैं। गिर फॉरेस्ट की बात करें तो टाइगर लिखा हुआ है, बट दीज आर फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा है। मनस जो कि हमारा कहाँ पर है, असम में है। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, गुजरात में। मनस नेशनल पार्क असम में है, और ये एलिफेंट के लिए फेमस है। सो यहाँ पर एलिफेंट दिया हुआ है बेटा ऑप्शन में, तो ये भी हमारा सही जा सकता है। मनस में एलिफेंट दिया हुआ है तो ये भी सही होगा। कॉर्बेट पार्क ये हमारा कहाँ है, नैनीताल उत्तराखंड में है।
एंड बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, यहाँ एशियाटिक लायन दिया हुआ है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट जा रहे हैं, रन ऑफ कच्छ और मनस्पी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय, डिप्थीरिया किससे होता है? Poisons released by living bacterial cell into the host tissue, poisons released from dead bacterial cell into the host tissue, poisons released by virus into the host tissue, excessive immune response by the host body। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा poisons released by living bacterial cell into the host tissue। डिप्थीरिया कैसी डिसीज है बेटा? ये हमारे रेस्पिरेटरी टिश्यू में डैमेज हो जाता है इसमें, और कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के बैक्टीरिया से होती है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया एक टॉक्सिन रिलीज करता है, और इसके जो लिविंग बैक्टीरियल सेल्स है वही हमारी बॉडी के अंदर होस्ट टिश्यू के अंदर टॉक्सिन रिलीज करती है जो हमारे रेस्पिरेटरी टिश्यू को डैमेज करती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। एक चीज और बेटा यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी कि हम जो आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं, अगर वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट शो करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट हमें ये पता तो चले कि वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, हमारे लिए भी थोड़ा मोटिवेशन का काम करें वो। तो आप इतना भी ज़रूर करें कि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए नया कंटेंट लाने का। सो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू क्लास। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है हमारा, मलेरिया कोज करता है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है? सार्कोडिना, सीलिएटा, स्पोरोजोआ या फिर डाइनोफाइसी। देखो प्लाज्मोडियम क्या है? एक पैरासाइट है, और जिस क्लास में ये प्रोटोजोन्स की आता है उसमें सारे ही ऑर्गेनिज्म कौन से वाले होते हैं? जो पैरासाइट होते हैं। और इनकी खास बात ये है कि एंडो पैरासाइट होते हैं, दूसरों की बॉडी के अंदर रहकर उन्हें हार्म करते हैं, बीमारी करते हैं, और इनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती। क्या नहीं होती? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर लाइक सूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजेला, जो कि हम अदर प्रोटोजोन्स में देखते हैं, स्पोरोजोआ के मेंबर्स में वो देखने को नहीं मिलती। और रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से करते हैं। रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन से। तो 3 पॉइंट याद रखेंगे, इनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती, ये सारे एंडो पैरासाइट्स होते हैं, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन से। सार्कोडिना की बात करें तो इसमें अमीबा आता है, और शूडोपोडिया इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। सीलिएटा में पैरामीशियम आता है, सीलिया होता है इनके पास, और डाइनोफाइसी जो है ये डाइनोफ्लैजलेट्स होते हैं, ये इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, प्रोटोजोन्स में नहीं आएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज में अकर इन एग्स विच आर। होलोब्लास्टिक क्लीवेज उन एग्स में होता है जो ओलिगोलेसिथल हो ओनली, मीजोलेसिथल हो, मैक्रोलेसिथल हो, या ओलिगो और मीजो दोनों हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ओलिगोलेसिथल एंड मीजोलेसिथल। फर्स्ट ऑफ ऑल होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है? ऐसा क्लीवेज से रिलेटेड मैं बहुत बार बताती हूँ कि क्लीवेज है, प्लेसेंटा है, स्टोमेटा के टाइप हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को अपना अलग से तैयार करना है, बिल्कुल रिवाइज करते रहना है। तो क्लीवेज यानी कि जो हमारा जो ब्लास्टुला बनता है उसमें क्लीवेज होता है। और होलोब्लास्टिक कैसा क्लीवेज होगा? जिसमें जो डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, वो कैसा होगा? इक्वल होगा, सॉरी पूरे एग को डिवाइड करेगा, पूरे एग को जो डिवाइड करेगा, योग को भी उसके, तो उसको होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। जो क्लीवेज फरो होती है वो एंटायर एग को डिवाइड करती है। तो ओलिगो में और मीजो में अकेले अकेले नहीं, और मैक्रो में तो होता नहीं है, बट ऑप्शन हो जाएगा ओलिगोलेसिथल में और मीजोलेसिथल में। ओलिगोलेसिथल जिसके पास कम अमाउंट होती है योग की, मीजोलेसिथल जिनके पास मॉडरेट अमाउंट होती है। तो फिश और एम्फीबियंस किस में आते हैं? मीजोलेसिथल में। और एम्फियोक्सस किस में आता है? हमारा ओलिगोलेसिथल में। तो इनमें किस तरह का होता है? इनमें हमारा होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। मैक्रोलेसिथल जिनके पास बहुत ज्यादा योग होता है, उनमें किस तरह का क्लीवेज देखने को मिलता है? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है उनमें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड ग्लैंड्स ऑफ फेरेटिमा टेक पार्ट इन। जो फेरेटिमा है, केंचुआ है, अर्थवर्म है, उसकी जो ब्लड ग्लैंड्स हैं वो किस में टेक पार्ट करती हैं? क्या करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पस्कल्स, फॉर्मेशन ऑफ फेजोसाइट्स, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पस्कल्स। जो हमारी ब्लड ग्लैंड्स होती हैं वो आरबीसी और हीमोग्लोबिन को बनाती हैं। यहाँ पर फेरेटिमा की ब्लड ग्लैंड्स, ब्लड की सेल्स आरबीसी और हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन का काम करती हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज। वो ब्रांच जो सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी से रिलेटेड है उसको क्या बोलते हैं? ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी
साइटोलॉजी, साइटोलॉजी बोलते हैं ना हम सेल की स्टडी को, जिसमें सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी किया जाता है। बाकी ऑप्शंस देखें तो हिस्टोलॉजी क्या होता है, टिश्यूज की स्टडी को बोलते हैं। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप की स्टडी को कहते हैं। एंड मोर्फोलॉजी हमारा क्या है, किसी की आउटर अपीयरेंस, फॉर्म और स्ट्रक्चर की, आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करना। सो साइटोलॉजी हमारा क्या होगा, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की प्रॉपर स्टडी को जिस ब्रांच में होती है, दैट इज साइटोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। दो एडजेसेंट सेल्स के बीच एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे मीन्स इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है ट्रांसपोर्ट के लिए चीजों के, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लास्टोक्विनोन्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू दो सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होता है ट्रांसपोर्ट के लिए चीजों के। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो प्लाज्मा लेमा हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें सेल्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। प्लास्टोक्विनोन क्या होते हैं, लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब की जो प्रोसेस होती है उसमें होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी नेटवर्क है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स का जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस करती हैं, सेल ऑर्गेनेल है हमारा ये एक। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा। सो गाइज आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर